प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग 9th साइंस एंड टेक्नोलॉजी घटक है अपना द्रव्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ मैटर, पार्ट 1। इस पाठ में क्या क्या है, आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, परमाणु आकार, द्रव्यमान, संयोजकता, एटम शेप, मास, वैलेंसी, अणु द्रव्यमान और मोल की संकल्पना, मॉलिक्यूलर मास एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और मूलक, रेडिकल्स। ये घटक अपने पाठ में है द्रव्य का मापन में, और आज हम इस वीडियो में रासायनिक संयोग के नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, परमाणु आकार, द्रव्यमान और संयोजकता, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम पीछे जो हम लोग उसको हम याद कर लेते हैं। थोड़ा याद करें, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, यौगिक कैसे बनते हैं, और कुछ पदार्थ, नमक, कली का चूना, पानी, चूने का पत्थर, इनके अणु सूत्र क्या है। पहले हम एक नजर इस पर डालते हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिभाषा क्या है, इसको हम देख लेते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिभाषा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। यह है बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दूसरा है यौगिक, कंपाउंड कैसे बनते हैं। आप सभी जानते हैं तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिकों का निर्माण होता है। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो आपने अभी पढ़ा है, उनका महत्वपूर्ण सार ये है कि पदार्थों के अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से जुड़ने से यौगिक के अणु का निर्माण होता है। जैसे यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बन रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, जो पदार्थ नया बनता है उसका गुणधर्म भी क्या होता है, बदल जाता है। उसका गुणधर्म भी क्या होता है, बदलता है। तो रासायन विज्ञान में वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण
उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे पानी, आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये पानी का निर्माण हुआ है, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के पानी बनता है। लेकिन आप जैसा जानते हैं, ऑक्सीजन जलने में सहायक है और हाइड्रोजन खुद जलता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का संयोग होकर पानी बन जाता है, तो यही पानी आग बुझाने का काम करता है। हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग कर लेता है और पानी बन जाता है, तो पानी का गुणधर्म क्या हो जाता है बच्चों? वो आग बुझाने का काम करता है। तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिकों का निर्माण होता है और उनके गुणधर्म भी क्या होते हैं बच्चों? बदल जाते हैं। यहाँ पर नमक है, कली का चूना है, पानी है, चूने का पत्थर, इनके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये देखिए, यौगिक आप पढ़े, वह फार्मूला, वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को प्रदर्शित करता है। यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को दर्शाता है। जैसे मीथेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र कह लीजिए CH4 है। इथेन है, C2H6 है। प्रोपेन है, C3H8 है। ब्यूटेन है, C4H10 है। पेंटेन है, C5H12 है। हेक्सेन है, C6H14 है। हेप्टेन है, C7H16 है। ऑक्टेन है, C8H18 है और नोनेन है, C9H20 और डेकेन है, C10H22। ये नेम है और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, माने अणुसूत्र है। तो अणुसूत्र यौगिक का वह फार्मूला जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जिसका पूछा जा रहा है, नमक, आप जो साधारण नमक खाते हैं, आप अपनी दैनिक खाने पीने की वस्तुओं में उपयोग करते हैं, उसका अणुसूत्र क्या है बच्चों? NaCl, कॉमन साल्ट जिसको हम बोलते हैं, NaCl, जिसको हम पढ़ सकते हैं सोडियम क्लोराइड। नमक जो है सोडियम और क्लोरीन के संयोग से बनता है बच्चों, जुड़ने से। तो इसका सूत्र है, कॉमन साल्ट जो आप खाते हैं, उसका सूत्र है सोडियम क्लोराइड। कली का चूना, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। पानी जो आप पीते हैं, हमने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, उसका सूत्र है H2O। उसका सूत्र है H2O। लाइम स्टोन, चूने का पत्थर जिसको बोलते हैं, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, COO बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कली का चूना, COH2 आपने देखा। इस प्रकार से ये सब इनके क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूले। जैसे हमने यहाँ पर आपको चार्ट में दिखाया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन के मॉलिक्यूलर फार्मूले दिए गए हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने कक्षा 8वीं में सीखा था बच्चों। आज हम रासायनिक संयोग का नियम क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसा हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होते समय जब पदार्थों का संगठन क्या है बच्चों, बदलता है। डाल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड, इन वैज्ञानिकों ने, हम इन वैज्ञानिकों को दिखा देते हैं, ये डाल्टन है, ये थॉमसन है और ये रदरफोर्ड है। पदार्थों और परमाणुओं की संरचना का अध्ययन करके रासायनिक संयोग के नियम की खोज इन तीनों वैज्ञानिकों ने की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर वैज्ञानिकों ने यौगिकों के अणु सूत्र लिखे और ये अणु सूत्र रासायनिक संयोग के नियम का पालन करते हैं। ये अणु सूत्र क्या करते हैं, रासायनिक संयोग के नियम का पालन करते हैं। तो हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन होते समय एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो पदार्थों का जो संगठन होता है वो बदल जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, और सोडियम क्या है, ये परख नली में कैल्शियम क्लोराइड है, ये परख नली में सोडियम सल्फेट है, Na2SO4। और जब ये रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का विलयन में कैल्शियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप, ये देखिए यहाँ पर ये सफेद अवक्षेप व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। इससे रासायनिक संयोग के नियम का सत्यापन होता है। आगे हम आपको द्रव्य की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के बारे में बताएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इसमें बच्चों क्या है अविनाशिता का नियम में कि मूल द्रव्य का भार, जब आपने देखा केमिकल रिएक्शन होता है, मीन्स रासायनिक परिवर्तन होते समय पदार्थों का संगठन बदल जाता है, नया पदार्थ बनता है, तो जो पहले का द्रव्यमान है और जो परिवर्तन हुआ है वो द्रव्यमान, दोनों क्या होते हैं बच्चों, पदार्थों का संगठन तो बदलता है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। इसे हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया होते समय द्रव्य के भार में वृद्धि या कमी नहीं होती। या बच्चों देखिए, द्रव्य के भार में वृद्धि या कमी नहीं होती। रासायनिक अपक्रिया के अभिकारकों, रिएक्टेंट्स का कुल भार रासायनिक अपक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पादों, प्रोडक्ट्स का कुल भार समान होता है। इसे ही द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। तो चलिए एक हम रिएक्शन ले लेते हैं और उसके देखते हैं कि जो भार है वो समान है कि नहीं। ये देखिए द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज 1785 में एंटोनी लवाइजिए, इनका नाम है एंटोनी लवाइजिए, इन्होंने किया था। फ्रेंच वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था। यहाँ पर देखिए मीथेन है और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रहा है। मीथेन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बताता है। ये देखिए ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। माने अभिकारक, अभिकारकों का कुल भार
रासायनिक संयोग की जब क्रिया होगी तो उत्पादों का कुल भार समान होना चाहिए। यहाँ कार्बन और कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इसका भाग क्या हो गया 16 ग्राम हो गया, 12 4 16 हो गया, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 12 4 16। ऑक्सीजन का आप जानते 16 होता है तो 16 दूनी 32, 32 गुणे 2 हो जाएगा, 2O2 है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 12 44 ग्राम हो जाएगा अणु भार। और यहाँ पर H2 2 हो गया, ऑक्सीजन 16, 2 18, 2 गुणे 18 ग्राम हो गया, तो 16 ग्राम और 32 दूना 64 ग्राम, 44 ग्राम और 36 ग्राम जोड़ेंगे तो दोनों का भार जो होता है वो समान होता है। इस प्रकार से आप जोड़ते हैं, देखिए 16 धन 32 दूना 64 बराबर हो गया 44 धन 36, तो 16 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10, 6 4 10, 6 1 7 1 8, कितना हो जाएगा 80, और ये भी 6 4 10, 4 3 7 1 8, 80 बराबर 80। देखिए यहाँ पर ये बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष अगर समझते हैं जो रिएक्टेंट है बाएं पक्ष का है, जो प्रोडक्ट है वो दाएं पक्ष में राइट पक्ष में बनता है, तो बायां पक्ष का कुल भार दाएं पक्ष के कुल भार के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। माने जो पदार्थ हैं अपक्रिया के अभिकारकों का कुल भार उत्पादों के प्रोडक्ट के कुल भार के समान होता है, भार में कोई न कमी हुई न कोई वृद्धि हुई, इसे हम द्रव्य की अविनाशता का नियम कहते हैं। इसे ही मूल द्रव्य का भार और रासायनिक परिवर्तन से निर्मित हुए द्रव्य का भार क्या है समान है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। आप कोई भी पदार्थ लेंगे, कोई भी रिएक्शन कराएंगे, बायां पक्ष समझ लीजिए जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, दायां पक्ष जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, दोनों का भार आप देखेंगे तो क्या होगा समान होगा। आगे हम चलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें वैज्ञानिक फ्रेंच वैज्ञानिक प्रूस्ट जेएल प्रूस्ट ने सन 1794 में स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया। यौगिकों के विभिन्न नमूनों के घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है। उदाहरण, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 1:8 होता है, माने H2O है अनुपात 1:8 होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से 9 ग्राम पानी बनता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात जो होता है 3:8 होता है, अर्थात 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। 32 ग्राम क्या होता है, ये जेएल प्रूस्ट है वैज्ञानिक, और दूसरे वैज्ञानिक जेएल लेविसियो, इन लोगों ने नियम प्रतिपादित किया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये देखिए H2O में इनका जो भारात्मक अनुपात है 1:8 है, माने 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 कितना हो गया 16, 2 कितना हो गया 16। इस प्रकार से देखिए 2:16 और इसको संक्षिप्त रूप करेंगे तो हो जाएगा 1:8, ये भारात्मक अनुपात हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखा रहा है और 1 ऑक्सीजन दिखा रहा है,
और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब बना, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन ने देखो लिखा है और 1 एटम ऑफ क्या लिखा है, ऑक्सीजन। तो 1 मॉलिक्यूल जब वाटर बनता है तो H2O बनता है। तो इसका जो भारात्मक अनुपात है वह 1:8 है। इसी प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में भी देखते हैं, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। कार्बन 12 ऑक्सीजन 32, उसका भी संक्षिप्त रूप हम इस प्रकार से निकालते हैं भारात्मक अनुपात का, तो 3:8 आता है। कार्बन और ऑक्सीजन का 12:32 करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 अठे 32, 3:8 आता है। यह है बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। आगे है परमाणु, आकार, द्रव्यमान और संयोजकता। बच्चों जैसा हम जानते हैं एटम जिसको हम परमाणु बोलते हैं, परमाणु के बीचों बीच में आप देख रहे हैं नाभिक होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के बाहर के भाग में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, ये देखिए नाभिक के बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जो, वो ऋणावेशित मूल कण होते हैं। और नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और अनावेशित न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही हैं, ये मूल कण होते हैं। परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है। नाभिक के बाहर के भाग में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित मूल कण होते हैं। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉन ये मूल कण होते हैं। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या की इकाई जो होती है नैनोमीटर होती है, इसको हम नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं। और 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10⁻9 नैनोमीटर। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है। परमाणु का आकार उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा संख्या पर निर्भर करता है। कक्षाओं की संख्या जितनी अधिक होगी परमाणु का आकार उतना बड़ा होगा। जैसे सोडियम और पोटेशियम के परमाणु से बड़ा होता है। सोडियम का परमाणु, ये देखिए सोडियम की कक्षा है, ये सोडियम की कक्षा दिखाई गई है और ये पोटेशियम की कक्षा दिखाई गई है। तो सोडियम के परमाणु की अपेक्षा पोटेशियम के परमाणु से जो होते हैं बड़ा होता है। ये 2 परमाणुओं में बाह्यतम कक्षा समान है, तो जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आकार जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन है उसकी तुलना में छोटा होता है। जैसे सोडियम के परमाणु की अपेक्षा मैग्नीशियम का परमाणु क्या होता है, छोटा होता है। सोडियम के परमाणु की अपेक्षा मैग्नीशियम का परमाणु क्या होता है, छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर इसको हम पहचान सकते हैं। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, मास ऑफ एटम। ये तो आपने आकार देखा, मास ऑफ एटम। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसको एटम बोलते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में समाविष्ट होता है। और द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है।
नाभिक में हमने अभी पीछे बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होगा वही होता है एटॉमिक मास नंबर। यहां पर आप देख रहे हैं इसके नाभिक में, कार्बन एटम में नाभिक में प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, दोनों का योग हो गया 12 और ये इसका एटॉमिक मास हो गया 12। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमानांक या एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकत्रित रूप से नाभिक के मूल कण न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इसकी जो परिभाषा दी गई बच्चों, परमाणु आप जानते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसका द्रव्यमान कैसे निश्चित करें, ये वैज्ञानिकों के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी। तो 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों को परमाणु द्रव्यमान का मापन अचूक करना संभव न होने के कारण परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान के मापन के लिए एक संदर्भ परमाणु की आवश्यकता हुई और इन्होंने हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होने के कारण प्रारंभ के काल में हाइड्रोजन का संदर्भ परमाणु के रूप में चयन किया गया, जिसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है। ऐसे हाइड्रोजन के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है 1 स्वीकार किया गया। इस कारण सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मान परमाणु द्रव्यमानांक P+n के जितना ही बराबर हुआ। बाद में इसकी जो डिफिनीशन आई, प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं। और कार्बन के रूप में इसको कार्बन के एक परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान को 12 स्वीकार किया गया। कार्बन परमाणु की तुलना में हाइड्रोजन के एक परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 × 1/12 अर्थात 1 होता है। तो परमाणुओं के सापेक्ष द्रव्यमानों के आधार पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 होता है। इस आधार पर ये बताया गया। तत्व है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो बच्चों ये बहुत सारे तत्व हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान आपको लिखना है। बहुत सारे तत्वों के हमने नाम बताए, उसके परमाणु द्रव्यमान क्या करना है आप लोगों को लिखना है।